हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। और क्लास 9th का ये चैप्टर चल रहा है हमारा, जिसमें अब हम पढ़ने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो व्हेन वी टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। यहाँ पे क्या दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। सो वी हैव टू रिमेंबर दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम क्या है स्टूडेंट्स, याद कर लीजिए, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या होता है, इनको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ATP, adenosine triphosphate molecule. So we have to remember that mitochondria releases energy in the form of ATP, which is adenosine triphosphate molecule. So whatever energy is required for chemical activities, all the energy is released from the mitochondria in the form of ATP. तो हमें याद रखना है कि सारी की सारी एनर्जी जो भी सेल को चाहिए होती है, कोई भी केमिकल एक्टिविटी करने के लिए या कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होती है, वो सारी एनर्जी कहाँ से रिलीज़ होती है? वो सारी एनर्जी रिलीज़ होती है माइटोकॉन्ड्रिया से। किस फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। ठीक है। किस फॉर्म में होती है? तो ATP के फॉर्म में होती है। ठीक है। तो याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल है। यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, वो भी किस फॉर्म में? ATP के फॉर्म में रिलीज होती है। ATP इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। याद रखिए, ATP क्या है? ATP जो होता है एनर्जी करेंसी होता है सेल की। यानी कि जितनी भी एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है, जो भी एनर्जी का फॉर्म पाया जाता है, सब सेल के अंदर ATP के फॉर्म में पाया जाता है। तो सारी एनर्जी ATP के फॉर्म में मौजूद होती है। ठीक है। तो ATP इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आपसे एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है किसको? ATP को। ठीक है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दीज थिंग्स। The body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical work. हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है? जो भी एनर्जी स्टोर होती है ATP की फॉर्म में, उसी को यूज़ करती रहती है। किस लिए? न्यू केमिकल कंपाउंड्स को फॉर्म करने के लिए या मैकेनिकल वर्क करने के लिए। सो आवर बॉडी इज whenever our body needed energy, so the energy is used from the energy which is stored in the form of ATP. So we have to keep in mind that energy is stored in the form of ATP and it is used for mechanical work and for chemical compounds. So to make new chemical compounds, मतलब नए chemical compounds बनाने के लिए और कोई भी मैकेनिकल वर्क को करने के लिए हमारी बॉडी जो एनर्जी स्टोर होती है ATP के फॉर्म में, उसी एनर्जी को हमारी बॉडी यूज़ करती है। ठीक है। इसके बाद बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग इंस्टीड ऑफ जस्ट 1। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, ना कि सिर्फ एक। सो वी हैव टू रिमेंबर दैट माइटोकॉन्ड्रिया हैव द 2 मेम्ब्रेन कवरिंग, राइट। सो कीप इन माइंड दैट माइटोकॉन्ड्रिया हैज 2 मेम्ब्रेन कवरिंग। ओके। द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। तो हमें याद रखना है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो कैसी होती है? बहुत ही पोरस होती है, मतलब छेददार होती है। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्डेड होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन्स हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही पोरस होती है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्डेड होती है। These folds create a large surface area for ATP generation, ATP generating chemical reactions। ठीक है। तो ये जो फोल्ड्स होते हैं, ये जो बहुत सारे फोल्ड्स बने होते हैं अंदर इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसकी वजह से क्या होता है? लार्ज सरफेस एरिया मिलता है, जिससे ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस आसानी से होते हैं। ढेर सारे ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस होते हैं और ढेर सारे ATP जनरेट होते हैं। तो जो लार्जर जो फोल्ड्स हैं, ये जो बहुत सारे फोल्ड्स हैं, ये सारे के सारे फोल्ड्स जो होते हैं, ये हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया मिल सके। और जब बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाती है तो होता क्या है? उसी सरफेस एरिया में यहाँ पे ढेर सारे ATP जनरेट होते हैं। सो कीप इन माइंड दैट whenever there is a large folds of the membranes, there is a larger surface area, and due to the larger surface area, ATP is being generated
So ATP generating chemical reactions are taking place in the mitochondria due to the larger surface provided by the inner membrane of the mitochondria which are very highly folded. तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosomes. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है कि भाई ऐसा एक सेल ऑर्गेनल जिसका खुद का डीएनए होता है, जिसका खुद का राइबोसोम भी होता है. सो यू हैव टू कीप दिस थिंग वेरी इंपॉर्टेंटली इन योर माइंड दैट माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, इसके पास एक अपना खुद का डीएनए होता है और अपना खुद का राइबोसोम्स भी होता है. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिमाग में रखनी है. व्हाट? दैट माइटोकॉन्ड्रिया आर द स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम. तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए भी होता है और अपना खुद का राइबोसोम भी होता है. माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स. और इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ना कुछ अपनी प्रोटीन्स खुद की जो होती हैं उनको भी बना लेता है. सो कीप इन माइंड दैट माइटोकॉन्ड्रिया कैन सिंथेसाइज सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड देयर ओन राइबोसोम्स. तो ये हो गया पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया. पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया अपने दिमाग में बिठा लीजिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास क्या, प्लास्टिड्स. अब जानते हैं कि भाई प्लास्टिड्स क्या होते हैं. तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स. सो वी हैव टू रिमेंबर दैट प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन व्हाट, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स. मतलब कि प्लास्टिड जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं. तो याद रखिए प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड्स. तो दो तरह के प्लास्टिड्स होते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड्स. एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट जैसे कि कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, और एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स. तो आपको याद रखना है कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं. तो प्लास्टिड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. कौन कौन से दो तरह के होते हैं? क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट मतलब जो कलरफुल यानी कि कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं. और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट यानी कि जो कि वाइट या कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं. सो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट which are colored plastids and leucoplasts which are white or colorless plastids. Plastids containing the pigment chlorophyll. क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज. अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ऐसे प्लास्टिड जिसके अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल होता है उन्हीं को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट्स. सो आपको याद रखना है कि ऐसे प्लास्टिड्स जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है उनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. एंड क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट. सो यू हैव टू कीप इन माइंड जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? वो इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स में. यानी कि क्लोरोप्लास्ट आपको पता है कि मदद करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिर्फ क्लोरोफिल के अलावा येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी होते हैं. तो क्लोरोफिल भी होता है और अलग अलग तरह के येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी होते हैं क्लोरोप्लास्ट में. ठीक है, और जो ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरीली ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन आर स्टोर्ड. याद रखना ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखिए यहाँ पर दे रहा है, क्या बोल रहा है कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरीली ऑर्गेनेल्स. जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो मेनली वो ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें मटेरियल्स जैसे कि स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स ये सारे के सारे स्टोर होते हैं. तो याद कर लीजिए इस चीज़ को. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. क्या है ये? ल्यूकोप्लास्ट वो ऑर्गेनेल्स हैं जिसके अंदर स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं. तो आपको याद रखना है कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिसके अंदर मेनली स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स ये सारे स्टोर होते हैं, वो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है, The internal organization of the plastids consists of numerous membrane layers embedded in a material called stroma. यानी कि एक मटेरियल स्ट्रोमा होता है जिसके अंदर ये सब डूबे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं. कौन? प्लास्टिड्स. जिनमें क्या होते हैं? प्लास्टिड्स में बहुत सारी मेम्ब्रेन लेयर्स होती हैं जो कि सारी की सारी स्ट्रोमा में एम्बेडेड होती हैं, मतलब स्ट्रोमा के अंदर डूबी होती हैं, घुसी होती हैं. तो आपको याद रखना है कि जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लास्टिड का वो ऐसा होता है जिसमें इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करें, जब अंदर ही बनावट जो होती है प्लास्टिड की वो ऐसी होती है कि अंदर उसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं. ठीक है, न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स होती हैं जो कि एम्बेडेड होती हैं
एक मटेरियल में जिसको बोलते हैं क्या, स्ट्रोमा, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में ये सब एम्बेडेड होती हैं अंदर किसकी सारी लेयर्स, ठीक है। प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अगर बाहर से देखा जाए तो जो प्लास्टिड्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही लगते हैं, ठीक है। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड्स के पास भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए अपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। वो है क्या कि जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है, वैसे ही प्लास्टिड के पास भी अपना खुद का ओन डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। तो इस चीज़ को याद कर लीजिए आप। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स दीज बोथ हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 2 चीज़ें डिस्कस की हैं, अभी हमारा एक चीज़ बच रहा है वैक्यूल, वो हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस कर लिया और प्लास्टिड डिस्कस कर लिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों को अच्छे से पढ़िए, समझिए। और देखिए यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं, आपको करना क्या होता है, चैप्टर पढ़ते पढ़ते इन क्वेश्चन आंसर्स को बीच बीच में सॉल्व करना होता है। इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ कि आप साथ साथ पढ़ते रहिए, साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करते रहिए। और अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, किसी क्वेश्चन का आंसर ना मिल रहा हो, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने 2 टॉपिक ख़त्म कर दिए हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक प्लास्टिड्स। ये दोनों ख़त्म कर दिया। इसको पढ़िए, समझिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, इसको अच्छे से रीड करिए, इसके बेसिस से जो क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं उसको सॉल्व करिए। और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स, और इसी के साथ फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे बाद में। फिर धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर्स भी अगर डिस्कस करेंगे। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप क्वेश्चन आंसर भी मुझसे पूछ सकते हैं। देखते हैं, जैसा टाइम होगा वैसा हम करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमारा ये प्रेजेंटेशन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम मिलेंगे वैक्यूल्स के साथ, ठीक है। तो इतना जितना पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए, लिखिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, जो भी डाउट्स हो पूछिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।